मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग चाइना के बारे में जानेंगे। चाइना की आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक शक्ति, उसका प्रभाव, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में, जिससे कि ये समझने में मदद मिल सके कि किस प्रकार वो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। अभी तक जो आपने इस पाठ में पढ़ा वो दो क्षेत्रीय संगठन थे, जो कई देशों का एक समूह थे, जो मिल के अपनी एक संवेद शक्ति से, सामूहिक शक्ति से अमेरिकी आर्थिक, सैनिक शक्ति को काउंटर कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। लेकिन ये एक देश है विश्व का, चीन, जिसको जो अपने दम पर अमेरिका को चुनौती देने की या उसकी शक्ति को संतुलित करने की स्थिति में उभरता आ रहा है तेज़ी से। ये मैप में आप लोग देख रहे हैं, ये चाइना, ये जो बड़ा सा ब्लू एरिया ये है, ये चाइना का मेनलैंड चाइना है। अगर ध्यान से देखिए तो ये भारत से लगा हुआ है। मैप दिखाने का उद्देश्य बच्चों होता है जिससे कि आप उसकी परिस्थिति को जान सकें कि कहाँ पे है, किस तरीके से वो भारत से जुड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण बन है कि भारत और चीन के संबंधों की विवेचना करिए। पहले चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन का जो प्राचीन इतिहास है, जिस प्रकार भारत का एक गौरवमयी इतिहास था, काफ़ी विकसित, जो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, भारत के प्राचीन इतिहास में भारत की एक विकसित संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, ज्ञान विज्ञान हर चीज़ में काफ़ी उन्नति की थी भारत ने। उसी तरीके से भारत का जो पड़ोसी देश था चीन, उसने वो भी काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, देश रहा है, और उसने काफ़ी जो है विकसित सभ्यता थी, विज्ञान, साहित्य, हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की थी। लेकिन जैसा कि सारे सभी देशों के साथ हुआ, जो औपनिवेशिक दौर 18वीं 19वीं सदी का था, उसमें जो है चीन भी उसका शिकार हुआ, और जो है कुछ समय के लिए वो एक तरह से मंद स्थिति में था। एक उसे अफ़ीम स्टेट का भी नाम दे दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे अफ़ीम की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी थी और वहाँ के लोग अफ़ीम का उपयोग भी करते थे, इसे ओपियम स्टेट कहने लगे थे। तो अफ़ीम का मतलब जहाँ वहाँ के अफ़ीम से आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो बहुत अधिक कार्य नहीं कर पाता। तो जैसे भारत में नील की खेती अंग्रेज करवाते थे, चीन में अफ़ीम की खेती करवाते थे। चीन तो यद्यपि चीन कभी भी पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। ठीक है, 1949 में आ जाते हैं। ये सबसे मेन है, ये क्वेश्चन बनता भी है। साम्यवादी क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में 1949 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, और इसके जो नेता थे वो थे माओ से तुंग। और इस क्रांति के बाद से चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था, जैसा कि आपने सोवियत संघ के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सोवियत प्रणाली थी, उसकी आर्थिक शासनिक व्यवस्था उसी तरीके की चीन में भी अपना ली गई। ये डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 1947 भारत आज़ाद हुआ, और उसी के 2 साल बाद 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई माओ से तुंग के नेतृत्व में। तो उस समय से चीन जो है वो एक वहाँ पे एक दलीय तानाशाही है, अर्थात चीन में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट चीन नहीं है। वहाँ एक जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी की वहाँ पे तानाशाही शासन है। ठीक, जैसा कि आप सोवियत संघ में पढ़ चुके थे, सोवियत प्रणाली विषय में सब्जेक्ट टॉप पार्ट में। चीन का पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या हिंदी में जनवादी चीन कहते हैं, शॉर्ट में PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो चीन की शक्ति है, मेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। इसके अलावा चीन जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, P5 का मेंबर है। इसके अलावा एक उभरती बड़ी आर्थिक शक्ति है, और सांस्कृतिक और अन्य प्रभाव उसका
पुराने समय से ही रहा है। ठीक है, तो लेकिन क्रमशः धीरे धीरे जो सोवियत संघ में, अभी जो आप आगे देखेंगे, सोवियत संघ ने यद्यपि जो पैटर्न, शासन का पैटर्न है वो तानाशाही प्रणाली अपनाई, लेकिन जो उसकी आर्थिक व्यवस्था थी उसको उसने धीरे धीरे निजीकरण कर दिया। धीरे धीरे जो आर्थिक व्यवस्था थी उस पे से राज्य का नियंत्रण क्रमशः मतलब धीरे धीरे वो राज्य का नियंत्रण कम करते गए, आर्थिक व्यवस्था से, शासन व्यवस्था से नहीं। तो इसलिए जो आर्थिक व्यवस्था है चीन की, वो सोवियत संघ की तरह कोलैप्स नहीं होने पाई, बल्कि वो एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आज उभर चुका है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1973 में चाउ एन लाई जो नए लीडर आए थे माओ से तुंग के बाद, उन्होंने 4 आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया कि 4 क्षेत्रों में, चीन के 4 क्षेत्रों में मॉडर्नाइजेशन किया जाए। वो 4 क्षेत्र कौन से थे? कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद 1978 अगला लैंडमार्क है। 1978 में खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा अपनाई गई। जो अगले नेता थे देंग जियाओपिंग, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी या खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार के मतलब कि चीन के कुछ हिस्सों को उन्होंने विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया। वहाँ पे जो है तानाशाही नियंत्रण, राज्य का कंट्रोल कम कर दिया, और इसी के जरिए ये विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी स्थापना की गई, पहले कृषि के क्षेत्र में और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में भी। इसे हम लोग किताब में पढ़ लेते हैं। ये आपकी किताब में पेज नंबर 58 से चीन का दिया है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो चीन की जो शक्ति है, मेन शक्ति उसका, जो अगर पूछ लिया जाए चीन की शक्ति के कारण क्या है, तो पहले स्तंभ क्या है चीन की शक्ति का? उसकी विशाल आबादी। एक बहुत, चीन सब विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, भारत दूसरे नंबर पर है। तो विशाल, चीन की जो विशाल आबादी है, इसके अलावा आप अभी मैप में देख चुके हैं कि बहुत बड़ा भूभाग जो है वो चीन का है। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, और उस बड़े भूभाग में काफ़ी प्रचुर संसाधन है, मिनरल, कोयला, हर ज़रूरत का जितना संसाधन है वो चीन को अपने ही देश में प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, अर्थात उसके अड़ोस पड़ोस के देश, सागर में उसकी स्थिति, ये सब भी उसकी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। और उसका राजनीतिक प्रभाव अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सदस्यता, उसकी परमाणु क्षमता, उसकी मजबूत सैनिक क्षमता, ये सब जो है उसकी आर्थिक शक्ति को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो चीन, अगर आप चीन के बारे में लिखेंगे तो चीन की शक्तियों में आप इन पॉइंट्स को डालेंगे: विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव। ठीक है। उसके बाद आपकी किताब में दिया है यहाँ 1949 माओ से तुंग के नेतृत्व में, यहाँ माओ शॉर्ट में लिखा है, इनका पूरा नाम था माओ से तुंग। तो चीनी जनवादी गणराज्य या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी स्थापना हुई 1949 में। बहुविकल्पी में, अति लघु में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आ सकता है। और जो इस क्रांति के बाद जो आर्थिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था चीन में अपनाई गई, वो सोवियत पैटर्न पर ही अपनाई गई, साम्यवादी व्यवस्था अपनाई गई। तो साम्यवादी व्यवस्था, जैसा आप सोवियत संघ का याद करिए, तो उनका क्या प्रयास था कि ज़रूरत का हर सामान अपने ही देश में बना लेना और विदेशी व्यापार नील होना। यही काम चीन ने भी शुरू में किया माओ के नेतृत्व में, कि उन्होंने जो पूंजीवादी दुनिया मतलब उस वक्त शीत युद्ध का समय था, आप याद करिए, तो अमेरिका और अमेरिका के जितने एलाइज थे उन सब से किसी भी प्रकार का व्यापारिक रिश्ता, कोई भी लेन देन ख़त्म कर लिया चीन ने भी। और उसके बाद फिर क्या, अपने ही जो देश के संसाधन थे उनको डेवलप करके और उन्हीं में विकास करने का प्रयास किया गया, जैसा कि सोवियत संघ ने भी किया था कि वो विदेशी व्यापार से कट ऑफ हो गया था।
तो क्या तरीका था उनका कि खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया, कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया, और खेती से जो उपज होती थी, जो पूंजी बचती थी, उसी से नए उद्योगों को, लोहा उद्योग, इस्पात, इन सब उद्योगों को लगाने का प्रयास किया गया। ठीक है। इसके अलावा सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि व्यापार में जो विदेशी तकनीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं या नए नए सामान हैं, वो भी खरीदने के लिए चीन के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, क्योंकि व्यापार नहीं था, तो इसलिए चीन ने जो सामान कुछ आता भी था उसे अपने ही यहाँ बनवाना शुरू किया कि किसी तरह उनकी टेक्नोलॉजी को पाया जाए और उन चीज़ों का उत्पादन अपने ही देश में करवाया जाए, उसे बाहर से खरीदना ना पड़े। बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा तो विदेशी मुद्रा बचेगी, पैसा बचेगा। तो बेसिकली जो 1949 के बाद जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। खेती पे ज़्यादा जोर दिया गया और उसी के जो अवशेष अधिशेष पूंजी थी उससे उद्योगों को लगाया गया। आयात कम था, विदेशी मुद्रा कम थी और जो ज़्यादातर सामानों का उत्पादन देश में ही किया गया। इसका लाभ क्या हुआ? वही जैसा सोवियत प्रणाली में था कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर रही, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक ढांचा खड़ा हो गया, लोगों को, नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजनाएं जो हैं वो सभी उसके लाभ के दायरे में थे। सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रोजगार, ये सभी को मुहैया था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी को मिल रही थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो साम्यवादी चीन उपलब्ध कराने में सफल रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? वही जैसी सोवियत संघ के साथ आई कि जो उनकी वृद्धि दर थी, जो ग्रोथ रेट थी, वो बहुत कम थी। इस तरीके से चीन यद्यपि अपनी जनसंख्या को सस्टेन कर पाया, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, 2-3, तो जितना भी अधिशेष बचता था वो सब जो है वो चीन की जनसंख्या की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही ख़त्म हो जाता था। आगे के लिए चीन कोई अन्य पूंजी बचा नहीं पाता था। जैसे आप एक घर का समझ लीजिए कि यदि उस घर में बहुत सारे लोग हैं तो जितनी भी इनकम हो रही है वो इनकम उन सारे परिवार के मेंबर्स के रहने खाने पर ही खर्चा हो जा रही है, उसके अलावा कोई पूंजी और शेष नहीं बच रही। तो चीन की भी यही हालत थी। यद्यपि वो आत्मनिर्भर हो गया था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भी उसने आयातित सामानों को अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वो मिलने लगी, लेकिन अतिरिक्त पूंजी चीन के पास नहीं बच पा रही थी। इसीलिए जो है 1970 के दशक में जब चीन का नेतृत्व बदला, यहाँ पर नाम लिखा है, ये डेट बेटा मेन और इसके जो लीडर रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। 1973 में चाउ एन लाई ने 4 तरीके के आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन का उन्होंने किया कि अब उन्होंने ये प्रयास किया कि चीन का जो है वो जो आर्थिक एकांतवास है, मतलब दूसरे देशों से जो चीन कट ऑफ हो गया है उसे ख़त्म करना चाहिए और चीन को बाहरी देशों से जुड़ना चाहिए। ध्यान रखिए, आर्थिक रूप से, बाजार से, व्यापार से, ठीक है। तो इसीलिए चाउ एन लाई ने 4 आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे 1973। तो क्वेश्चन आता है 4 आधुनिकीकरण का प्रस्ताव क्या है, या ये किसने रखा या कब रखा? तो चाउ एन लाई 1973। और 4 ये विषय कौन से थे? मेन जो किसी भी देश के स्तंभ होते हैं, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि इनका तेज़ी से विकास करना चाहिए। इन्हें नई आधुनिकीकरण का मतलब कि नई टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा निवेश के साथ करना चाहिए। उसके बाद 1978 में ओपन डोर पॉलिसी या खुले द्वार की नीति, जिसे चीन के आर्थिक सुधार की नीति भी कहा जाता है, वो 1978 में डेंग जियाओपिंग इनके नेतृत्व में शुरू हुई।
इसमें ये क्या अंतर था पहले से? इसमें चीन में जो है पूंजी और प्रौद्योगिकी, पूंजी मतलब धन और प्रौद्योगिकी मतलब चीज़ों को बनाने का तरीका, टेक्निक। तो पूंजी और प्रौद्योगिकी के लिए इन्होंने बाहरी देशों से निवेश के लिए अपने देश को खोल दिया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है खुले द्वार की नीति या ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को उन्होंने चीन में आने दिया, जिससे कि देश में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बच्चों दी हुई है कि चीन में शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। ठीक है, शॉक थेरेपी आपको याद होगा कि जब ये गोर्बाचोव ने शुरू किया था ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, और उसके बाद जो है धीरे धीरे तो सारी चीज़ों को अकस्मात पूरा ओपन कर दिया विदेशी निवेश के लिए। तो उससे क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन चीन ने उस चीज़ को क्रमशः किया, धीरे धीरे खोला विदेशी निवेश, विदेशी अर्थव्यवस्था के लिए, जिससे कि जो देश की जनता है वो उसको प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी लाभ हानि देखते हुए अपने को उस पर एडजस्ट कर ले। तो ये साम्यवादी चीन का जो ये आर्थिक रूप से जो खुलापन था, जो खुले द्वार की नीति थी, वो सोवियत संघ के, तो ये आप कह सकते हैं कि साम्यवादी चीन जो सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था के खुलेपन की नीति शॉक थेरेपी थी, और चीन ने ओपन डोर पॉलिसी या क्रमशः चरणबद्ध ढंग से अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला। इसी क्रम में यहाँ पे दिया है 82 में खेती का, कृषि को खोला गया, और 88 में उद्योगों को खोला गया। और एक ख़ास बात ये देखिए कि इसके लिए चीन ने जो व्यापार के लिए है, चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। जो ज़्यादातर समुद्र तटीय इलाके थे वहाँ पर इन्होंने विशेष आर्थिक जोन बना दिए और वहीं पे व्यापार संबंधी अवरोधों को ख़त्म किया। मतलब पूरे चीन में व्यापार संबंधी रेस्ट्रिक्शन ना हटाकर सिर्फ छोटे छोटे जो एरिया थे, खासकर वो जो समुद्र के पास थे जहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता है, उन जगहों को ही विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाकर वहीं पर विदेशी व्यापार की अनुमति दे दी। और इससे जो है, इस नीति के कारण जो है, जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लगी। जो अभी तक चीन एक कृषि प्रधान देश था, जहाँ पूंजी अधिशेष नहीं हो पा रहा था, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और तकनीकी निवेश के जरिए चीन की जो ये अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। जैसा यहाँ पे लिखा है कि कृषि का जो निजीकरण हुआ, कृषि के निजीकरण से कृषि प्रोडक्शन बढ़ गया, बचत सेविंग बढ़ने लगी, उद्योगों की तादाद, अलग अलग तरीके के उद्योग लगने लगे, चीन सामानों का प्रोडक्शन चीन में होने लगा, सामान सस्ते होने लगे। तो इस प्रकार, और जो चीन में चीन एक बड़ी आबादी वाला देश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने, रूस, अमेरिका, जापान, आसियान, हर देश जो चाहता है वो चीन से व्यापार करना अवश्य चाहता है, क्योंकि चीन की जो बड़ी आबादी है वो इन देशों को एक बड़ा मार्केट अपने यहाँ देती है। इसके अलावा जो चीप लेबर है, बड़ी आबादी के कारण उन्हें जो मज़दूर है वो आसानी से मिल जाते हैं, कामगार वर्ग आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर देश जो है वो चीन के इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आए, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाई, जिससे चीन का अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक मजबूत हो गई। तो ये बच्चों एक चीन का, अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि आसियान में चीन का बहुत अधिक प्रभाव है। इसके अलावा अफ्रीका में भी और मिडिल ईस्ट में चाइना अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। तो यद्यपि आप ध्यान रखिएगा कि चीन ने अपना शासन व्यवस्था, अभी भी वहाँ तानाशाही है, वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीन ने जो खोल दिया विदेशी व्यापार के लिए, वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन कम कर दिए, उससे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ गई है। और जो
काफ़ी जितने भी देश विश्व के प्रमुख देश हैं वो चीन से अपने संबंध सुधारने और चीन से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे ये भी लिखा है कि चीन का ये जो विकास है वो समांगी नहीं है, अर्थात ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है। उन्हीं लोगों को मिला है जो विशेष आर्थिक जोन के आसपास हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं या और लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। इसके अलावा पर्यावरण का काफ़ी दुरुपयोग किया गया है। गांव और शहर या तटीय मतलब जो समुद्र तट के पास के इलाके हैं और जो मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड चाइना है, वो उनमें फासला बढ़ता जा रहा है। तो यद्यपि उसकी अपने पिटफॉल्स हैं, लेकिन चीन का जो आर्थिक उभार है, ये जो आर्थिक नीति चीन ने अपनाई 70 के दशक से अभी तक, 2001 में चीन WTO का मेंबर बन गया। तो WTO का मेंबर बनने के बाद कि मतलब उसने जो WTO का मेंबर, विश्व व्यापार संगठन का मेंबर होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसके सारे नियमों को मानता है, अर्थात वो अपनी जो व्यापार के नॉर्म्स हैं, आर्थिक व्यवस्था के नॉर्म्स हैं, उन्हें बाकी देशों के समान करता है। तो इस प्रकार जो है चीन जो है वो विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। और यहाँ देखिए लिखा है कि जितने भी देश हैं, जापान, अमेरिका, आसियान, रूस, वो अपने अन्य सभी विवाद, ये चीन में लोकतंत्र हो अथवा ना हो, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था के कारण ये सारे देश चीन से अपना संबंध सुधार रहे हैं और इस प्रकार चीन विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर चुका है। कल हम लोग चीन के साथ अपने भारत के संबंधों को पढ़ेंगे।